तो चलिए जानते हैं डीएनए का प्रतिकृतियन या प्रतिकृतिकरण या स्वाद्विगुणन या द्विगुणन क्या होता है, या डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये तो ज़रूर जानते होंगे कि जो मदर सेल होती है, जब इसका कोशिका विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, जिनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या और मात्रा बराबर होती है। तो ऐसे में हम ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का भी विभाजन हुआ, जिनसे एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल में समान मात्रा में जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहुंच पाया है। तो ये कारण होता है कि डीएनए अपनी कई कॉपीज़ या प्रतिलिपियों का निर्माण कर लेता है, और डीएनए का अपने प्रतिलिपियों का निर्माण करना ही डीएनए रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है। तो इस प्रोसेस को चलिए अच्छे से समझते हैं, साथ साथ में जानेंगे कि आपको कौन कौन सी हेडिंग डालना है, कौन सा फिगर बनाना है, और एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपनी आंसर शीट में अच्छे से लिखना है, जिससे एग्जामिनर को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और वो आपको कंप्लीट नंबर इसका दे सके। तो कोशिका विभाजन के समय जनक कोशिका से संतति कोशिका में डीएनए की बराबर मात्रा पहुंच सके, इसके लिए डीएनए स्वयं की हूबहू प्रतिलिपियों का निर्माण करता है। डीएनए द्वारा स्वयं की प्रतिलिपियों को बनाने की क्रिया द्विगुणन या स्वाद्विगुणन कहलाती है। इस क्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण या रिप्लिकेशन भी कहते हैं। तो आई होप परिभाषा आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोशिका विभाजन के समय जनक कोशिका से संतति कोशिका में डीएनए की मात्रा बराबर पहुंच सके, और इसके लिए डीएनए स्वयं की हूबहू प्रतिलिपियों का निर्माण करता है, जिससे जो ये प्रोसेस होती है, मतलब जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल बराबर पहुंच सके, इसके लिए डीएनए अपनी प्रतिलिपियों का निर्माण करता है। डीएनए द्वारा स्वयं की प्रतिलिपियों को बनाने की क्रिया द्विगुणन या स्वाद्विगुणन। स्वाद्विगुणन क्यों? क्योंकि डीएनए स्वयं की कॉपीज का निर्माण कर रहा है, तो स्वाद्विगुणन बोलेंगे। इस क्रिया को ही डीएनए प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यह एक जटिल प्रक्रिया है और यह निम्न चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला जो चरण होता है, एक बार आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझा जाते हैं, फिर फिगर समझा देंगे, और फिर कोई समस्या आती है तो एक बार फिगर से भी थ्योरी को समझा देंगे, तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण अर्थात एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या होता है कि फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से केंद्रक द्रव्य में उपस्थित डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड सक्रिय रूप प्रदान कर लेते हैं। किसकी वजह से? फास्फोराइलेज एंजाइम की वजह से, जो ये एटीपी को ग्रहण करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। पहले एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव होंगे तभी आगे की प्रोसेस में शामिल हो पाएंगे। अब बात करते हैं डीएनए प्रतिकृति का समारंभ या इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए अणुओं का द्विगुणन केवल कुछ निर्दिष्ट स्थलों पर प्रारंभ होता है, और इन्हें हम द्विगुणन मूल बिंदु या रिप्लिकेशन ओरिजिन या समारंभन बिंदु इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। अर्थात सभी स्थानों से डीएनए का समारंभन या डीएनए की प्रतिकृति नहीं बन सकती या कॉपी नहीं बन सकती, और इसके लिए डीएनए, चूँकि डीएनए ऐसा ही होता है, तो डीएनए में कुछ विशेष स्थानों पर कुछ पॉइंट या स्थल पाए जाते हैं जहाँ से ही प्रारंभ होता है रिप्लिकेशन की प्रोसेस। चूँकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें डीएनए बहुत लंबे हो सकते हैं, तो इसमें एक या बहुत सारे स्थान पर ये पॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ये यहाँ चर्चा का विषय नहीं है कि कितने ज़्यादा इनिशिएशन पॉइंट पाए जाएंगे, चूँकि जितना लंबा डीएनए होगा उसमें उतने ही अधिक इनिशिएशन पॉइंट पाए जाएंगे। तो ये बात हमने समझा कि जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस होगी वो कहाँ से प्रारंभ होगी? इनिशिएशन पॉइंट से प्रारंभ होगी, और वहीं पर इनिशिएशन पॉइंट में आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे तीसरे स्टेप पे हम चलते हैं, डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का आकुंडलन। यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ रहे हो
बाई स्टेप आप समझते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में आपको लिखने के लिए। तो एंजाइम हेलिकेज द्विगुणन मूल बिंदु पर हेलिक्स से जुड़ जाता है और क्षार युगलों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे दोनों हेलिक्स अलग अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं ये एक डीएनए है और इसमें यहाँ पर इनिशिएशन पॉइंट पाया जा रहा है और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये आपस में जुड़े होते हैं। किन बॉन्ड्स द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा ये जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम, और ये क्या कर देता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना प्रारंभ कर देता है, नष्ट करना प्रारंभ कर देता है और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। ये अभी फिगर तो समझना बाकी है, फिगर समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आगे ऐसे बढ़ता रहता है जिससे जो ये कुंडलन है वो खुलता रहता है और ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आई कि कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम आकर के इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो प्रत्येक सिंगल हेलिक्स जो रज्जुक एक बल्कीय बंधक प्रोटीन, या हम इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा ज़्यादा आसान है, ये हिंदी वाले पोर्शन को मत याद रखिएगा, भूल जाएंगे आप। तो प्रत्येक सिंगल हेलिक्स या एक वाले सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको यस बीपी द्वारा स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो ये डीएनए ऐसे था, जब हेलिकेज एंजाइम इसको अलग अलग करता है, अर्थात इसको अलग कर देता है और इसको अलग कर देता है, तो ये यस बीपी द्वारा स्थिर रहते हैं। क्योंकि यदि एस बीपी यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा होता तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब चूंकि ये हेलिकेज एंजाइम आगे अलग करता जाता और ये लोग फिर से क्या हो जाते हैं, जुड़ते जाते और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाता, तो ऐसे में हेलिकेज एंजाइम का जो सारा यूज है या सारा कार्य क्या हो जाता, बेकार चला जाता। तो ऐसे में यह नहीं होता है और इसको कौन रोकता है? यस बीपी, जिसे बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स द्वारा स्थिर रहते हैं और अकुंडलन द्वारा हुए, अकुंडलन का मतलब अनकॉइलिंग, अर्थात कॉइलिंग को अलग अलग करना, अलग हुए हेलिक्स में कुंडलन खिंचाव बन जाता है। चूँकि आप देखें, जो आप ऐसे एग्जाम्पल से समझें, जो तार होता है बिजली का, अगर लिपटा हुआ तार होता है ऐसे ऐसे, अगर हम उसको बीच से इधर की ओर इधर की ओर खींचते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय बाद छोड़ने से वो फिर से क्या हो जाता है, उसी तरह हो जाता है। और या तो जब खींचते हैं तो उसमें भी एक टेंशन उत्पन्न होता है, क्योंकि वो पहले क्वाइल्ड था, तो जो क्वाइल्ड को अनक्वाइल किया गया तो उसमें एक विशेष प्रकार का जो टेंशन उत्पन्न हो गया डीएनए में, उसको कौन नॉर्मल करता है? टोपो आइसोमरेज नॉर्मल करता है। इसको ऐसे फिगर से समझ सकते हो कि ये था डीएनए, क्लियर है, ये डीएनए है और ये हेलिकेज एंजाइम इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और इसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है, जिस कारण इसमें टेंशन उत्पन्न होता रहता है, इसमें टेंशन उत्पन्न होता रहता है, अर्थात तनाव के कारण ये फिर से बॉन्डिंग करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो इसलिए ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, इनको जगह जगह स्थानों पर कट करता है और जोड़ता रहता है, कट करता रहता है और जोड़ता रहता है, जिससे जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है या तनाव इनका ख़त्म हो जाता है और ये अलग अलग ही रह पाते हैं। संपूर्ण डीएनए एक बार में नहीं खुलता है, क्योंकि आगे की ओर ये प्रोसेस बढ़ती रहती है और पृथक्करण का एक बिंदु दोनों दिशाओं में आगे की ओर बढ़ता है और एक कैपिटल वाई, अर्थात ऐसा ही तो बना था संरचना, ऐसे ही संरचना तो बन रही थी, अभी फिगर भी आप समझेंगे। तो ऐसी संरचना जो बन रही थी, कैपिटल वाई आकार की संरचना बनती है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, अर्थात द्विगुणन, द्विशाख इसको हिंदी में बोला जाता है, जिससे दो शाखाओं का निर्माण हो जाता है। चलिए फोर्थ स्टेप पे पहुंचते हैं, आरएनए प्राइमर का निर्माण। आरएनए प्राइमर का निर्माण, और ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डीएनए में रिप्लिकेशन फॉर्क बनते ही प्रत्येक अलग हुए वलयकों का अर्थात हेलिक्स से होता है,
2 हेलिक्स होते हैं एक डीएनए में, तो पर 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में एक एक छोटी सी आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण होता है। ध्यान से समझिए कि डीएनए में रेप्लिकेशन फॉर्क बनते ही, अर्थात जब डीएनए थोड़ा सा खुल गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्टैंड अलग हो गया, ये स्टैंड अलग हो गया, तो ये कैपिटल वाई के आकार की संरचना बना ली है और बनते ही 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में एक छोटी सी आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण होता है। इसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। इसके संश्लेषण के लिए डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है और इस एंजाइम को डीएनए प्राइमेज कहा जाता है। अर्थात इस एंजाइम का क्या नाम होगा? डीएनए प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से ही किसका निर्माण हुआ? आरएनए प्राइमर का निर्माण हो गया है। अभी फिगर में ये सब पॉइंट्स आने वाले हैं, तो यही आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट है बेस पेयर्स का निर्माण होना या फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जब डीएनए अलग हो गया, जैसे यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड बना हुआ था, तो किस एंजाइम ने अलग कर दिया था? हेलिकेज एंजाइम ने अलग कर दिया। अब ये स्ट्रैंड अलग चली गई और ये स्ट्रैंड अलग चली गई। अब इनमें अलग से प्रतिकृतियों का निर्माण होगा, अर्थात से अलग से ये जो बेस पेयर्स थे वो अलग अलग बनेंगे। इसके लिए अलग बनेंगे और इसके लिए अलग बनेंगे, तभी तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से, और डीएनए पॉलीमरेज काफ़ी कार्य करता है, अगर कहीं त्रुटि भी रह जाती है तो ये स्वयं पहचान लेता है और उसको सही भी कर देता है, की सहायता से डीएनए की खुली श्रृंखलाओं में, जो श्रृंखलाएं खुल चुकी हैं, नाइट्रोजिनस क्षारकों से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट हाइड्रोजन बंधों का की सहायता से जुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर से बता देते हैं, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए की खुली श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनस क्षारकों से जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, चूँकि हम जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स जब फास्फेट समूह से जुड़ते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की पाली श्रृंखला या बहुत बड़ी श्रृंखला, और यही पाली श्रृंखला ही डीएनए का निर्माण करती है। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए की जो खुली श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनस क्षारक जो होते हैं वो उनसे कौन आकर के जुड़ने लगता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राईफॉस्फेट हाइड्रोजन बंधों से जुड़ते हैं, जबकि मोनोफॉस्फेट से जुड़ना चाहिए। जब मोनोफॉस्फेट से जुड़ेंगे तभी बनाएंगे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो अभी किससे जुड़े हुए हैं? ट्राईफॉस्फेट हाइड्रोजन बंधों से जुड़े हुए हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राईफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन होगा, और यह क्रिया जो होती है एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज की उपस्थिति में होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि H2O द्वारा जल अपघटन द्वारा एनर्जी बाहर निकलती है। चूँकि जब आप स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग एनर्जी से हुई थी, जब सक्रियण हुआ था तो एटीपी का यूज हुआ था और यहाँ पर वो एनर्जी वापस चली गई, और हम देख रहे हैं कि 2 अलग अलग मोनोफॉस्फेट ग्रुप बन चुके हैं। अब हमारा जो बना था न्यूक्लियोसाइड वो क्या बन चुका है? न्यूक्लियोटाइड्स बन चुका है। तो जो 7वीं स्टेप है नई डीएनए श्रृंखलाओं का निर्माण, कि जो नई डीएनए श्रृंखला होंगी निर्मित हो जाएंगी। चूँकि हमने देखा कि ऐसे ऐसे जब डीएनए अलग हुआ तो इनमें फिर से बेस पेयर्स बन गए, ये देखिए, और ऐसे बेस पेयर्स बन गए इधर इधर इधर। अब ये अलग हो जाएंगे ऐसे, और ये अलग डीएनए हो गया और ये अलग डीएनए हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा डीएनए टेम्पलेट पर जुड़े निकटवर्ती न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं और एक नई डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार एक पैतृक डीएनए अणु से 2 संतति अणुओं का निर्माण पूरा हो जाता है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं एक 2D डायग्राम द्वारा, जो कि आप एग्ज़ाम में भी आसानी से बना सकते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और इस एक फिगर के बनाने के बाद आपको किसी दूसरे फिगर की ज़रूरत नहीं होगी।
तो यहाँ हम ध्यान ध्यान से देखें अगर, तो ये क्या है, ये है जनक डीएनए, यह इसको बोल सकते हैं मदर सेल का ये डीएनए है। अब होता क्या है कि इस डीएनए में एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिनका नाम है हेलिकेज एंजाइम आता है, और यहाँ पर जो ये बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ ध्यान से देखिएगा, उनको तोड़ना प्रारंभ करता है। तो उनको तोड़ना जब प्रारंभ करता है, ध्यान से समझिए, यही चीज़ थ्योरी में आपको हमने पढ़ाया है। तो जब उनको तोड़ना प्रारंभ करता है, तो चूँकि ये जब टूटते हैं तो ये अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड हो गए। ये कैसे हो गए, सिंगल स्ट्रैंड हो गए। इधर कैसे थे, डबल स्ट्रैंड थे, तो इधर हो गए सिंगल स्ट्रैंड। अब सिंगल स्ट्रैंड को स्थिरता प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार की प्रोटीन जुड़ जाती है, जिन्हें बोलते हैं SSBP। क्या फुल फॉर्म होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये आकर के जुड़ जाती हैं, जिससे इनको कुछ स्थिरता प्राप्त होती है। लेकिन जब हेलिकेज एंजाइम ये आगे की ओर बढ़ता रहता है, तो इन पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस समय पर यूज आता है टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ये क्या करता है, टेंशन को कम करता है, और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर डीएनए को काट करके, चूँकि टेंशन, तनाव या ऐंठन उसकी कम हो जाती है, और फिर जोड़ देता है। वो कुछ भी ना बढ़ाता है और ना ही कुछ घटाता है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी कैसी होगी, ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही आगे की ओर चलती रहेगी। ये पूरी प्रोसेस आगे की ओर चल रही है। और अब हम समझते हैं पीछे की ओर क्या होता है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, एक इधर अलग हो गया और एक इधर अलग हो गया है। अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे, अब इसके बाद एक स्टेज को बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड, और दूसरे को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। एक को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरे को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसको डिटेल में अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको कि आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। तो उन्हीं बातों को ज़्यादा ध्यान से समझिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बाकी डीएनए रेप्लिकेशन आप जितना अधिक डिटेल से पढ़ना जाएँ उतना अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत टफ टॉपिक है, इतना आसानी से आप इसको मत लीजिए। तो हम कह रहे थे कि ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ये अलग हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर बनेगा, लेकिन उससे पहले हम देखे थे कि दोनों तरफ आरएनए प्राइमर का निर्माण हो जाता है। और किसकी सहायता से होता है, डीएनए प्राइमेज की सहायता से होता है। तो डीएनए प्राइमेज की सहायता से आरएनए प्राइमर का निर्माण हो जाता है, और इसके बाद प्रोसेस चालू होती थी युगलों या जो युगल बनाने का, हम कह सकते हैं बेस पेयर्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता था। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, डीएनए पॉलीमरेज का, इसका भी नाम लिख लीजिएगा। डीएनए पॉलीमरेज द्वारा क्या होता है कि ये प्रोसेस होती रहती है, और जहाँ जहाँ पर अगर इधर ए था तो इधर टी बनेगा, ऐसे इधर सी था तो इधर जी बनेगा, और इस तरह उसकी उल्टी दिशा में कार्य होता है। अगर ये 5 सिरा है तो इसका ये सिरा कैसा होगा, 3 होगा, अर्थात जस्ट इसके पूरक होते हैं, इसको पूरा करने वाले होते हैं। तो अगर यहाँ ए है तो इस पर क्या होगा, टी होगा, और इस तरह पूरा का पूरा बेस पेयर बनता रहता है, और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है। और लास्ट में क्या होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जहाँ जहाँ पर भी छोटे छोटे खंड्स या जॉइंट्स नहीं होते हैं, वो पूरी प्रोसेस को क्या कर देता है, ज्वाइंट कर देता है, और एक कंप्लीट डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। और ऐसे ही इधर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, और ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, ये बीच बीच में फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि इस स्टेज का जो निर्माण होता है, लैगिंग स्ट्रैंड का जो निर्माण होता है, वो कॉन्टीन्यूअस ना होकर के थोड़ा रुक रुक के होता है, और बीच बीच में फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जो कि वैज्ञानिक ओकाजाकी के नाम पर रखा गया है, इनका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ऐसे इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जो हमने थ्योरी आपको समझाई है उसको सही से पढ़ लीजिएगा। अगर थ्योरी अब भी नहीं समझ आ रही तो आपके पास आप क्या करें, थोड़ा समय और खर्च करें, और इस फिगर को आपने अभी समझ लिया है, इसके बाद जाइए थ्योरी समझेंगे और अच्छी समझ आएगी कि क्या होता है कि डीएनए जो है
वो हेलिकेज के एंजाइम से अलग अलग स्ट्रैंड में बट जाता है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और इसके बाद क्या हो जाता है, स्ट्रैंड्स को स्थिरता प्रदान करने के लिए SSBP प्रोटीन आकर के जुड़ जाती हैं। टेंशन को कम करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। फिर DNA प्राइमेज की सहायता से RNA प्राइमर का निर्माण हो जाता है और इसके बाद निर्माण होता है बेस पेयर्स का, और DNA पॉलीमरेज की एंजाइम की सहायता से बेस पेयर्स बन जाते हैं और इस तरह DNA की नई श्रृंखला बन जाती है जो कि बाद में अलग हो जाती है और एक मदर DNA से 2 डॉटर DNA बन जाते हैं। तो आई होप ये प्रोसेस आपको ज़रूर समझ आए।